हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूनिट 4 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा 3 यूनिट हो चुका है, तो अगर आपने से कोई भी उससे देखा नहीं है तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हो, बिकॉज़ वो सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आज से हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ओवरव्यू एंड अप्रोचेस। ठीक है, तो अगर हम देखें कि यहाँ पे कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है उसके मीनिंग क्या है, ठीक है, उसका डेफिनेशन एंड स्कोप क्या है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक एंड इंपीरियल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, इंस्टीट्यूशन, प्रोसेस एंड बिहेवियर अक्रॉस कंट्रीज। तो तुलनात्मक राजनीति में हम क्या करते हैं कि दो से अधिक कोई राजनीतिक प्रणाली लेते हैं, ठीक है, कोई राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम लेते हैं, उसकी कोई इंस्टीट्यूशन को लेते हैं, प्रोसेस को लेते हैं एंड व्यवहारों का क्या करते हैं, वैज्ञानिक व व्यवस्थित अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम दो देशों के उसके इंस्टीट्यूशन, उसके सिस्टम के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और कौन सा ज़्यादा बेटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि अरस्तु जो है उन्होंने 158 नगर राज्यों का क्या किया था, 158 नगर राज्यों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो ये जो तुलनात्मक राजनीति जो शुरू हुई वो वहीं अरस्तु से होती है कि उन्होंने क्या किया था, 158 नगर राज्यों का उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि अरस्तु ने कितने नगर राज्यों का अध्ययन किया था, कितने संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो यहाँ पे आपके लिए आंसर हो जाएगा 158 नगर राज्य, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें, व्हाट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल अप्रोच टू मॉडर्न अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो आंसर है द शिफ्ट फ्रॉम फॉर्मल लीगल डिस्क्रिप्टिव इंस्टीट्यूशन स्टडी टू द बिहेवियर रिवोल्यूशन 1950s, pioneered by David Inston, Gabriel Almond and Lucian Pye, focusing on informal processes, imperial data and political behavior। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बोला है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है और जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें क्या है, वो उसमें ट्रांजिशन कैसे है। तो यहाँ पे ये 3 थिंकर्स है, ठीक है, जिसमें डेविड ईस्टन है, गैब्रियल आलमंड है, उसके बाद लुशियन पाई है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बिहेवियर रिवोल्यूशन दिया था 1950s में। तो उसके कारण यहाँ पे एक ट्रांजिशन के फेस आया, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम की अप्रोचेस देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड न्यू इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो पारंपरिक संस्थावाद, इसमें क्या होता था, केवल औपचारिक कानून संस्था, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ किस पे फोकस होता था, एक लीगल स्ट्रक्चर के ऊपर, जहाँ पे लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव की भी बात करते थे, संविधान, संसद और नगर पालिका के बारे में। लेकिन न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में क्या होता है, ये 1984 से क्या होता है, स्टार्ट होता है, जिसमें जेम्स जी मार्च ने एवं जॉर्ज ओल्सन के द्वारा क्या हुआ था, इन्होंने प्रस्तुत किया था। और यह संस्थाओं के नियमों, सामाजिक मूल्यों और व्यवहार के ढांचे के रूप में देखते हैं। तो इसमें 3 शाखा है कि एक रैशनल चॉइस, जहां व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित को अधिकतम करता है, ठीक है, उसके तो इसे कौन बोला, मैनक्यू ओल्सन ने। उसके बाद सेकेंड है सांस्कृतिक ऐतिहासिक, तो हिस्टोरिकल कल्चरल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम किसी बात करते हैं, इतिहास और संस्कृति के। उसके बाद संरचनात्मक में, जहाँ पे राज्य की संरचनात्मक स्वायत्तता की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है कि हाँ, यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं लीगल स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म आया, जिसे मार्च एंड ओल्सन ने क्या किया था, फॉर्मुलेटेड किया था, ठीक है, एंड इन्होंने डिफाइन किया इंस्टीट्यूशन एज फॉर्मल नॉर्म्स, रूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 3 मेजर वेरिएंट्स है, जिसमें फर्स्ट आ जाता है रैशनल चॉइस, जहाँ पे क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपने व्यक्तिगत हित के लिए हित को क्या करना चाहता है, अधिकतम करना चाहता है, मैक्सिमाइजिंग करना चाहता है, ठीक है, मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो इसे जो रैशनल चॉइस है, इसकी किसने बात की, मैनक्यू ओल्सन ने बात की, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाता है सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन शेप्ड बाय शेयर्ड वैल्यूज एंड पाथ डिपेंडेंसी। थर्ड आ जाता है स्ट्रक्चरल, तो स्टेट ऑटोनॉमी इन पॉलिसी। तो यहाँ पे तो राज्य की जो संरचनात्मक स्वायत्तता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसी किसने कहा, थेडा स्कोपोल। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कीवर्ड्स, ये मैनक्यू ओल्सन का रैशनल चॉइस, एंड थर्ड है संरचनात्मक, ठीक है, राज्य की संरचनात्मक स्वायत्तता। तो आप यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देख सकते हो।
इसके बाद अगर हम देखें पॉलिटिकल कल्चर एंड सोशलाइजेशन, तो यहाँ पे क्या है कि किसी देश के नागरिक की राजनीतिक व्यवस्था, उसकी प्रक्रियाएं और अपने स्वयं के राजनीतिक रोल के प्रति अभिवृत्तियां, मूल्य और विश्वास। तो यहाँ पे पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल एटीट्यूड्स, ओरिएंटेशन एंड इमोशनल अटैचमेंट टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे इसके प्रमुख संस्था कौन है? पॉलिटिकल कल्चर एंड सोशलाइजेशन, राजनीतिक संस्कृति एवं समाजीकरण। ठीक है, तो इसके जो फाउंडर्स है उसमें गैब्रियल आलमंड आ जाते हैं एंड सिडनी वर्बा आते हैं। ठीक है, और इनकी जो फेमस वर्क है उसमें द सिविक कल्चर 1963 बेस्ड ऑन 5 नेशन इंपीरियल सर्वे। तो दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये बार बार आपके क्वेश्चन में आता है। द सिविक कल्चर 1963 ये बुक है, इसमें कौन कौन से 5 देशों की बात की गई है? तो इसमें आता है यूएसए, यूके, जर्मनी, इटली एंड मैक्सिको। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये 5 देश के बारे में बार बार पूछा जाता है। तो ये किस रिगार्डिंग है? पॉलिटिकल कल्चर एंड सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी देश के नागरिक की राजनीतिक व्यवस्था, उसकी प्रक्रिया, ठीक है, और अपने स्वयं के राजनीतिक रोल के प्रति जो एटीट्यूड है, जो वैल्यू है और जो विश्वास है, ट्रस्ट है, उससे क्या होता है? डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्मा किसकी बात करते हैं? पॉलिटिकल कल्चर, सिविक कल्चर की बात करते हैं। ठीक है, और इसमें 5 देश शामिल हैं जिसमें यूएसए, यूके, जर्मनी, इटली एंड मैक्सिको आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे PYQ अलर्ट दिया हुआ है आपके लिए कि क्वेश्चन की मैच आलमंड एंड वर्बास 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर विथ सिटीजन अवेयरनेस। तो यहाँ पे जो सिटीजन्स है उसके अवेयरनेस के अकॉर्डिंग आलमंड एंड वर्बा ने क्या किया? 3 पॉलिटिकल कल्चर के बारे में बात कही है। तो फर्स्ट क्या है? एक प्रोकियल कल्चर के बारे में, एक संकुचित कल्चर की बात करते हैं। ठीक है, जहाँ पे सिटीजन ओरिएंटेशन क्या है कि केंद्रीय राजनीति की कोई जागरूकता नहीं है। ठीक है, तो जहाँ ये जो संकुचित कल्चर है, यहाँ पे क्या होता है कि राजनीति को लेकर कोई भी जो है वो जागरूक नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, किसी को पता नहीं कि राजनीति में उसके स्टेट में हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम क्या हो जाएगा? शून्य, नो रोल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो जागरूक नहीं है, दैट मीन्स उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इन पॉलिटिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल पारंपरिक कबीलाई समाज, तो ट्रेडिशनल अफ्रीकन ट्राइब्स, तो ट्राइब्स जो है वो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं किससे? पॉलिटिक्स से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इनकी जो सहभागिता होती है वो भी 0 होती है, नो रोल इन पॉलिटिकल चीज़ें। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है सब्जेक्ट कल्चर, प्रजाधीन, जहाँ पे क्या होता है कि सरकारी नीतियों, आउटपुट का उन्हें ज्ञान होता है पर मांग इनपुट नहीं रख सकते। तो यहाँ पे क्या होता है? पैसिव फॉलोअर्स। ठीक है, निष्क्रिय पालन करता। एंड ये क्या होता है? राजशाही, तानाशाही, मोनार्कियल एंड अथॉरिटेरियन, उसमें ये चीज़ें होती है प्रजाधीन, सब्जेक्ट कल्चर। ठीक है, एंड थर्ड है सहभागी, पार्टिसिपेटरी कल्चर। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों को लेके क्या होता है? दोनों को लेकर एक अवेयरनेस आती है। ठीक है, तो इसमें क्या है? लोग क्या है, किस तरीके के लोग हैं? ये एक्टिव वोटर होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, एक्टिव नागरिक होते हैं। ठीक है, और इसमें हम देख सकते हैं आधुनिक लोकतंत्र के यूएसए एंड यूके, तो वहाँ के लोग क्या है? बहुत ज़्यादा अवेयर है पॉलिटिक्स को लेके, पॉलिटिकल चीज़ों को लेके क्या है? बहुत ज़्यादा अवेयर है। तो अगर हम संकुचित कल्चर की बातें, प्रोकियल कल्चर की बात करें, तो इसमें कहीं ना कहीं कौन आ रहा है? एक ट्राइब्स लोग आ जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं है लोगों का कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उसके बाद सेकेंड है प्रजाधीन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत पता होता है, तो आउटपुट के बारे में पता रहता है। ठीक है, लेकिन वो कभी भी मांग नहीं करते गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक मोनार्कियल, राजशाही और तानाशाही जैसी व्यवस्था रहेगी, जहाँ पे लोग क्या होते हैं कि निष्क्रिय तरीके से सिर्फ सरकार का पालन करते हैं, लेकिन सरकार से कोई क्वेश्चन नहीं करते। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आता है सहभागी, पार्टिसिपेंट कल्चर के बारे में। तो यहाँ पे इनपुट कि लोग क्या करते हैं? मांग भी करते हैं और सरकार की सुनते भी हैं। तो इसमें दोनों तरीके की चीज़ें आ जाती है कि मांग भी कर रहे हैं एंड आउटपुट। नीति दोनों में क्या होते हैं? उच्च जागरूकता होती है। ठीक है, इसमें जो अवेयरनेस है पॉलिटिक्स को लेके वो बहुत ज़्यादा होती है कि वो सरकार से मांग भी करती है और सरकार की बात भी सुनती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एक्टिव वोटर या पार्टिसिपेंट हो जाएंगे। एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे आ जाता है। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखिए तो इसमें यूएसए एंड यूके आ जाएगा। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आपको बार बार आता है, तो आप इसे एक ट्रिक के जरिए याद रख सकते हो, PSP मॉडल, ठीक है। तो P क्या हो जाएगा हमारा प्रोकियल, ठीक है, जहाँ पे संकुचित, यहाँ पे बिल्कुल जीरो नॉलेज होता है, बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है इन गवर्नेंस। एंड सेकेंड है सब्जेक्ट, यहाँ पे सिर्फ ओनली आउटपुट अवेयरनेस के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। एंड थर्ड है पार्टिसिपेटरी, जहाँ पे फुल इनपुट आउटपुट पार्टिसिपेशन होता है। तो ये जो सिविक कल्चर है, नागरिक संस्कृति है, वो क्या है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये परफेक्ट बैलेंस्ड मिक्स ऑफ सब्जेक्ट पार्टिसिपेशन एंड प्रोक्रियल एलिमेंट। तो आमन वर्मा फाउंड UK and USA closest to this ideal balance of democratic stability। तो जो आर्मन एंड वर्मा है वो क्या बोलते हैं कि जो UK और USA है वो उनके जो इस सिविक कल्चर की बात कर रहे हैं उसके मोस्ट बैलेंस्ड मतलब आइडियल बैलेंस्ड ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी में है, और वो तीनों जिससे क्या है मिलकर बना हुआ है कि सोसाइटी में तीनों तरीके के लोग हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम अदर एसेंशियल थिंकर्स को देखें तो यहाँ पे सैमुअल ई और द मैन ऑन हॉर्सबैक। तो सैमुअल ई फाइनर ने क्या कहा कि क्लासिफाइड कल्चर बेस्ड ऑन मिलिट्री इंटरवेंशन, मैच्योर डेवलप्ड लो मिनिमल कल्चर। और इसके बाद लूसियन पाई ने क्या कहा, लिंक्ड पॉलिटिकल कल्चर डायरेक्टली विथ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। उसके बाद रॉबर्ट पुटमन ने क्या कहा, बाउलिंग अलोन 200 एंड मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क। तो इंट्रोड्यूस सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी एंड सिविक ट्रस्ट की बात कही है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सैमुअल ई फाइनर ने क्या कहा कि क्लासिफाइड कल्चर बेस्ड ऑन मिलिट्री इंटरवेंशन। तो इन्होंने किस तरीके से देखा कल्चर को, जो पॉलिटिकल कल्चर है उसे मिलिट्री इंटरवेंशन के थ्रू देखा। उसके बाद लूसियन पाई ने क्या कहा कि ये जो है पॉलिटिकल कल्चर है वो डायरेक्टली क्या होता है, लिंक्ड है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड आइडेंटिटी क्राइसिस से। उसके बाद रॉबर्ट पुटमन ने बुक दिया मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क, एंड इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, सोशल कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो कीवर्ड्स है आपको अपने नोट्स में क्या करना है, आपके अपने नोट्स में आपको लिखते जाना है, ठीक है, बिकॉज यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अगर हम देखें विश्लेषण, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एनालिसिस, तो व्यवस्था सिद्धांत इन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण की बात। तो इसमें हम डेविड स्टन की सिस्टम अप्रोच को पढ़ते हैं, एंड इनकी की बुक्स में क्या आ जाएगा, द पॉलिटिकल सिस्टम इम्पॉर्टेंट 1953 में आया है, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 में। तो स्टन के अकॉर्डिंग क्या है कि राजनीति जो है वो मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज है, ठीक है। तो स्टन क्या बोल रहे हैं कि जो राजनीति है वो मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन है, जो अथॉरिटेटिव एलोकेशन है ऑफ वैल्यूज तो वो क्या है, राजनीति है। तो इसमें इनपुट क्या है, मांगे और डिमांड, समर्थन क्या दोनों क्या है ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। इनपुट में क्या आ रहा है, डिमांड्स आ रहा है, उनका सपोर्ट आ रहा है, एंड आउटपुट में हम क्या देख रहे हैं कि सरकार के निर्णय और नीतियाँ इसमें आउटपुट में आ रही है। उसके बाद गेट कीपिंग क्या कहा कि दबाव समूह और जो दल है जो मांगों के तनाव को क्या करते हैं, डिमांड स्ट्रेस को रोकते हैं, ठीक है। एंड फीडबैक में क्या होता है, फीडबैक लूप, ठीक है। तो ये आउटपुट के प्रति जनता की प्रतिक्रिया को पुनः नया तरीके से देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट थिंग ये इन्होंने पॉलिटिक्स को डिफाइन किया कि ये अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ये क्या कहा कि इनपुट जो डिमांड्स है न्यू पॉलिसीज, ठीक है, एंड सपोर्ट क्या है, लेजिटिमेसी, कानून का सपोर्ट, ठीक है। तो ये टैक्स कंप्लायंसेस, तो डिमांड में न्यू पॉलिसीज आएगी कि गवर्नमेंट से हम कुछ डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिमांड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या ला के देगी, हमें न्यू पॉलिसी देगी अकॉर्डिंग टू आर डिमांड्स, एंड उसके बाद हमें सपोर्ट क्या करना है कि सपोर्ट क्या करना है, लेजिटिमेसी का, ठीक है, कानून का हमें सपोर्ट करना है, और टैक्स कंप्लायंस की जो सरकार हमारे ऊपर जो टैक्स लगा रही है हमें उसे पे करना है। एंड यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाता है, गवर्नमेंट का डिसीजन एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। तो सरकार के निर्णय और नीतियाँ यहाँ पे आउटपुट हो जाएगी कि वो हमारे लिए क्या लेके आ रही है, एक न्यू पॉलिसी आ रही है, हमारे हित में डिसीजन ले रही है, ठीक है। एंड उसके बाद गेट कीपिंग क्या है कि मैकेनिज्म फिल्टरिंग एक्सेस डिमांड्स टू प्रिवेंट सिस्टम कोलैप्सेस। तो देखो गवर्नमेंट हमारी हर एक डिमांड को पूरा नहीं कर सकती, राइट। तो इसीलिए जो गेट कीपिंग क्या होता है कि हम जो बहुत ज़्यादा अति डिमांड कर रहे हैं, मतलब ऐसा डिमांड जो कहीं ना कहीं हमारे पूरे लोगों के हित में नहीं है, पूरे के हित में नहीं है, हम एक पर्टिकुलर लोगों की बात कर रहे हैं और उसके डिमांड को लेकर हम गवर्नमेंट से क्या करने लग गए हैं, चाहते हैं कि गवर्नमेंट को कि वो हमारे लिए पॉलिसी बनाए।
लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि अधिक लोगों का देखेगी, राइट, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ना देखे, वो पूरे देश के बारे में देखेगी। तो वो इस तरीके के जो डिमांड होगा उससे क्या करेगा, फिल्टर करेगा थ्रू गेट कीपिंग। उसके बाद फीडबैक क्या आएगा कि कंटिन्यूस कम्युनिकेशन लिंकिंग पास्ट आउटपुट्स टू न्यू इनपुट। तो हम जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आ रही है हम उससे रिलेटेड क्या करेंगे, फीडबैक देंगे अपना, ठीक है। जो हमें अच्छा लगेगा हम उसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। जो हमारे उसमें नहीं रहेगा तो हम उसको रिगार्डिंग क्या करेंगे, हम फीडबैक देंगे किसी गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट जब अपनी नेक्स्ट पॉलिसी लेके आएगी तो वो क्या करेगी, उन डिमांड्स को उसमें ऐड करने की कोशिश करेगी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, एक फीडबैक लूप बन जाएगा। तो ये इसकी बात किसने की, व्यवस्था सिद्धांत की बात डेविड स्टर्न ने कही है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैच गैब्रियल आर्मन इनपुट आउटपुट फंक्शन विद देयर एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर। तो इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो राजनीतिक समाजीकरण है, ठीक है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, उसमें क्या हो रहा है कि हम इनपुट कार्य क्या होगा कि मूल्यों और अभिवृत्ति का हमें क्या करना है, संचार करना है, ठीक है। हमें हमारे जो वैल्यूज़ है, एटीट्यूड्स है, उसे हमें संचारित करना है। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसे मतलब ये जो हमारे अंदर वैल्यूज़ लेके आएगी, हमारे एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फैमिली, स्कूल एंड मीडिया ये सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा कि हमारे अंदर क्या हो, एक पॉलिटिकल वैल्यूज़ आए, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, तो इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, दबाव समूह के थ्रू, दबाव समूह में इंटरेस्ट ग्रुप एंड ट्रेड यूनियंस आ जाता है, ठीक है। तो दबाव समूह क्या करता है, हमारी अपनी मांगों को मांगता है, ठीक है। सरकार के बीच में वो दबाव डालते हैं कि हमारी मांगे वो सुने। उसके बाद हित साधन, इंटरेस्ट एग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे विभिन्न मांगों का तालमेल बिठाकर नीति बनाती है राजनीतिक दल। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, विभिन्न मांगों का तालमेल बिठाकर एक नीति बनाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसे आएगा कि मूल्य और अभिवृत्ति का जो हमारे वैल्यूज़ है, एटीट्यूड है, उसका संचार कहाँ से होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये हमारी स्कूल, मीडिया एंड फैमिली से होता है। उसके बाद अगर हम सरकार अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो किसके थ्रू हो रहा है, इंटरेस्ट ग्रुप, दबाव समूह के जरिए हो रहा है, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट इसमें तालमेल बिठाकर एक नीति बना रही है तो वो किसके थ्रू हो रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। तो आपको ये दोनों साइड से ध्यान में रखना है कि सोशलाइजेशन में क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली फैमिली एंड स्कूल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन और यहाँ पे हित स्पष्टीकरण, जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है, वहाँ पे मतलब हित को कौन सही तरीके से लेके आ रहा है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, हमारे दबाव समूह और हित समूहन, ठीक है, एग्रेशन। तो ये कहाँ पे आएगा, राजनीतिक दल, ठीक है। तो आपको ये दोनों तरीके से ध्यान में रखना है बिकॉज ये मैच द फॉलोइंग में आता है, आप देख सकते हो। ये किसने दिया है, तो आपको ध्यान में रखना है ये गैब्रियल आर्मंड का क्या है, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन विद द एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा फोर्थ में क्या आता है, फोर्थ में राजनीतिक संचार, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन आता है। इसमें सूचनाओं का क्या होता है, हम सूचनाओं को आवागमन करते हैं, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होता है, मीडिया एंड प्रेस के थ्रू। तो अगर हम देखें आउटपुट फंक्शन, ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा कि हमारा 4 चीज़ें, ठीक है। ये इनपुट फंक्शन है, ये इनपुट फंक्शन में क्या क्या 4 चीज़ें आई, ठीक है। पहला सोशलाइजेशन और पॉलिटिक्स, उसके बाद इंटरेस्ट का आर्टिकुलेशन हुआ, थर्ड में इंटरेस्ट का अग्रेशन हुआ, ठीक है, एंड लास्ट में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हुआ। तो जब हमने क्या किया, इनपुट दिया, तो हमारे आउटपुट क्या आया, आउटपुट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि आउटपुट मतलब रूल मेकिंग, नियम निर्माण बनेगा, ठीक है। नियम बनेगा हमारे मांग के अकॉर्डिंग। तो ये कहाँ पे होगा, विधायिका में होगा, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में होगा, ठीक है। उसके बाद नियम का अनुप्रयोग, रूल एप्लीकेशन, तो ये कहाँ पे होगा, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी क्या करेगा, हमारे लिए जो नियम बनाया गया है अकॉर्डिंग टू हमारी डिमांड, जो हमने इनपुट, हमारी जो डिमांड है जो एक्चुअली में इनपुट है, तो उसके कारण क्या हुआ, आउटपुट एक नियम बना जिसका अब क्या होगा, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग होगा, ठीक है। तो वो किसके थ्रू होगा, एक एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी के थ्रू होगा। और थर्ड है नियम अधिनिर्णय,
तो यहाँ पे रूल एडजुडिकेशन, ठीक है, तो नियम का अधिनिर्णय होगा, रूल का एडजुडिकेशन होगा, तो ये कौन करेगा, न्यायपालिका जुडिशरी करेगा। तो आपको आई होप समझ में आ रहा हो कि ये आउटपुट में 3 चीज़ें हैं और इनपुट में 4 चीज़ें हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा, सोशलाइजेशन, उसके बाद आर्टिकुलेशन, जहाँ पे हित का क्या कर रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं, उसके बाद एग्रेशन आ जाएगा, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अग्रेशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है, क्या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, संचार की बात हम करें। 4 चीज़ें क्या है, 4 चीज़ें इनपुट में आ रही है और 3 चीज़ें यहाँ पे आउटपुट में आ रही है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इनपुट आउटपुट जो कि गैब्रियल आर्मन ने दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, तो इसे किसने किया, लुशियन पाई का विकास सिंड्रोम, तो लुशियन पाई डेवलपमेंट सिंड्रोम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लुशियन पाई ने क्या दिया, तो उन्होंने एक डेवलपमेंट सिंड्रोम दिया। तो इनकी बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बुक रहेगा। तो यहाँ पे आप ट्रिक के थ्रू समझ सकते हो, ECD फॉर्मूला, ठीक है। तो E क्या है, इक्वालिटी, C से कैपेसिटी, D से डिफरेंशिएशन। तो इक्वालिटी में हम क्या करें कि सार्वभौमिक सहभागिता और कानून का समान शासन हम लेके आए हैं, और कैपेसिटी क्या है कि सरकार के द्वारा कानून लागू करने व सार्वजनिक समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, ठीक है। अनविभेदीकरण क्या है कि राजनीतिक पदों और संरचनाओं का विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। तो अगेन अगर हम देखें, इक्वालिटी क्या है कि यहाँ पे हम क्या है, सभी लोग सहभागी बन रहे हैं और इससे कानून का समान शासन लेके आ रहे हैं, ठीक है। एंड कैपेसिटी क्या है कि सरकार के द्वारा कानून लागू करने व सार्वजनिक समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, मतलब सरकार हमारे लिए कितने सक्षम है हमारे सार्वजनिक समस्याओं को सुलझाने में। तो सरकार की सक्षमता को लेके बात है, ठीक है, क्षमता को लेके, ठीक है, कि सरकार कितनी कैपेबल है हमारे इस सोसाइटी के जो भी समस्या है उसे ठीक करने में। उसके बाद क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, विभेदीकरण आ जाएगा, किसको लेके, राजनीतिक पद और संरचनाओं का विशिष्टीकरण, तो स्पेशलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या है, एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट सिंड्रोम की तरह है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लुशियन पाई की जो बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966 आपको ध्यान में रखना है। अगर हम अलग कुछ और विचारकों की बात करें तो उसमें सैमुअल पी हंटिंगटन आते हैं, जिसने पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़, ठीक है, तो पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ 1968, तो इन्होंने क्या अवधारणा दी है, राजनीतिक पतन, पॉलिटिकल डीके की अवधारणा किसने दिया, पॉलिटिकल पी हंटिंगटन ने। जब सामाजिक लामबंदी, जिसमें सोशल मोबिलाइजेशन संस्था का क्षमता से तेज हो जाती है, ठीक है, क्षमता से तेज हो जाती है, तो व्यवस्था में क्या हो जाएगा, हिंसा होता है और पतन आता है। तो जैसे कि मैंने कहा, हमने अभी देखा था कि क्षमता, सरकार की क्षमता किसको लेके, हमारे सामाजिक मोबिलाइजेशन को लेके क्षमता, ठीक है, जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं उसको सरकार कितना ठीक कर सकती है, वो क्या है, उनकी क्षमता है, ठीक है। तो अगर ये सरकार ज़्यादा कैपेबल नहीं होती और सोसाइटी में क्या है, बहुत ज़्यादा डिमांड्स है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट के अंदर उतना उससे ठीक करने का कैपेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर होगा एंड पॉलिटिकल डीके होगा। तो यहाँ पे जो राजनीति है उसमें पतन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहा कि पॉलिटिकल डीके, जहाँ पे सरकार जो है हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही, सरकार एक्चुअली में क्या हो गई है, सक्षम नहीं रह पाई है कि वो हमारी समस्याओं को ठीक कर सके। तो यहाँ पे क्या होगा, हिंसा होगा और पॉलिटिकल डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये उसने कहा पॉलिटिकल पी हंटिंगटन ने। उसके बाद एडवर्ड शिल्स ने क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के 5 मॉडल्स बताए, ठीक है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फर्स्ट में, उसके बाद ट्यूलिटरी डेमोक्रेसी, उसके बाद मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की एंड टोटलिटेरियन ओलिगार्की एंड ट्रेडिशनल ओलिगार्की। तो हम क्या हो जाए कि बहुत ज़्यादा पहले क्या है, हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में हैं, अभी हम अपने सबसे उच्च लेवल पे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसमें क्या होता है, पतन होते जाता है, तो हम लोअर जो हमारी जो पुरानी संस्थाएं हैं, जहाँ से हम एक्चुअली में उठ के आए हैं, जहाँ से हमारा पॉलिटिकल विकास हुआ है, हम एक्चुअली में कहाँ पे पहुँच जाते हैं, एक पॉलिटिकल ओलिगार्की, जो हमारी सबसे बेकार व्यवस्था थी, जहाँ से हम
जिससे हम हमारे पॉलिटिकल का क्या हुआ था, विकास हुआ था, और हम सबसे बेहतर स्थिति में है, वहाँ से हम कहाँ पे चले जाएंगे, एक फिर से पुरानी स्थिति में चले जाएंगे, एक ट्रेडिशनल ओलिगार्की में हम चले जाएंगे। तो एडवर्ड शिल्स ने यहाँ पे क्या बताया, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के 5 मॉडल बताए हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यूटिलिटी डेमोक्रेसी एंड मॉडर्नाइजेशन, ओलिगार्की एंड टोटलिटेरियन, जहाँ पे क्या होता है, सरकार जो है एक तानाशाही रूप ले लेती है और पूरे व्यक्तियों को क्या करती है, शोषण करने, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है और सत्ता को अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं। तो हम इसी तरीके से एक बुरे स्थिति में चले जाते हैं। मतलब आप इससे समझो कि एक बेहतर स्थिति से हम अपने पुराने जो स्थिति बेहतर नहीं थी वहाँ से पहुँच जाते हैं, मतलब अमीर से गरीब की तरफ, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आप ये एडवर्ड शिल्स का 5 मॉडर्नाइजेशन का एक मॉडल है। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू रोस्टो को अगर देखें तो इन्होंने 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की है 1960s में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 1960 में। तो विकास के 5 चरण। तो पहला क्या है, पारंपरिक समाज। उसके बाद क्या हुआ, टेक ऑफ की पूर्व शर्त, टेक ऑफ, परिपक्वता एंड उच्च उपभोग का युग। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, एक पारंपरिक सोसाइटी थी। ठीक है, तो वहाँ से क्या हुए, हम थोड़ा अपना विकास करने के लिए थोड़ा प्री कंडीशन बनाए कि हम अपनी क्या कर सके, एक बेहतर स्थिति ला सके। फिर हमने क्या किया, टेक ऑफ किया। ठीक है, टेक ऑफ किया, अपनी उड़ान मतलब एक बेहतर स्थिति में आए। उसके बाद क्या हुआ, ड्राइव टू मैच्योरिटी, तो वो बेहतर स्थिति क्या हुई, परिपक्व हुई। उसके बाद हाई मास कंजप्शन, क्या हुआ, हाई मास कंजप्शन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे एक कोई बिजनेस है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि एक सबसे हम पहले क्या करते हैं कि चलो हाँ एक चीज़ हमें बनानी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पे हमने कंडीशन बनाई कि, ठीक है, कंडीशन बनाई कि हम एक बेहतर हम अपने बिजनेस को एक बेहतर तरीके से लेके जाएंगे। तो जैसे आपने अपने बेहतर कंडीशन बनाई, बेहतर मार्केटिंग किया, तो आपका बिजनेस के बारे में सब लोग जानते लगे। तो इसके बाद क्या हुआ, टेक ऑफ हुआ कि आपकी बिजनेस में एक स्टेबिलिटी आई, आप अच्छा अर्निंग करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद मैच्योरिटी आई, क्या हुआ, लोग आपके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट करने लगे। ठीक है, तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टेबलाइज हुआ, यहाँ पे थोड़ा स्टेबल हुआ, लेकिन यहाँ पे पूरे तरीके से स्टेबल हो गया। लोग जानने लग गए आपके मार्केट को, लोग आपके बिजनेस के बारे में बात करने लगे, उसको लेके ट्रस्ट हो गया। अगर कभी भी कुछ हो रहा है तो क्या बोलते हैं कि आप उस शॉप में जाओ, उस बिजनेस में जाओ, आपको सबसे बहुत अच्छा आपको क्या मिलेगा, सर्विस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हाई मास कंजप्शन। तो सब लोग क्या करेंगे, अब वही उसी के बारे में बात करेंगे और वहीं से सब कुछ लेने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है जिसका 5 स्टेजेस है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि पहले हम ट्रेडिशनल थे, फिर प्री कंडीशन बनाए, उड़ान एक बेहतर स्थिति में जाने के लिए, टेक ऑफ किए एंड ड्राइव टू मैच्योरिटी, यहाँ पे हम मैच्योर हुए। उसके बाद हाई कंजम्पशन होने लगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद हम देखिए पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो विकास का क्या, अल्प विकास। तो इसे किसने कहा, एंड्रयू गुंडर फ्रैंक ने। तो इसने कहा कि तीसरी दुनिया के देशों का पिछड़ापन अपनी आंतरिक कमी नहीं, बल्कि जो पश्चिमी विकसित पूंजीवादी देशों द्वारा ऐतिहासिक शोषण, मेट्रोपोलिस स्टेलाइट मॉडल का परिणाम है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिपेंडेंसी थ्योरी है, जिसे किसने कहा, एंड्रयू गुंडर फ्रैंक ने कहा। तो अगेन आप देखो कि ये क्या बोल रहे हैं, जो थर्ड वर्ल्ड है जिसमें कौन कौन आते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, मतलब जो पहले किसके उपनिवेश के अधीन था। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया में क्या थे, पहले अंग्रेज शासन करते थे और उनका एक ही उद्देश्य रहता था कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लाभ हो सके, राइट। तो वो क्या करे, इंडिया का पूरा एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश करे। ठीक है, तो इसी तरीके से अन्य जितने भी देश हैं जो एक उपनिवेश से क्या हुए, उपनिवेशवाद से फ्री हुए थे,
ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, थर्ड वर्ल्ड हो जाएंगे, तीसरी दुनिया हो जाएंगे। तो तीसरी दुनिया के देशों का क्या, पिछड़ापन, उनकी आंतरिक कमी। तो अभी तक अगर उनके अंदर कोई कमी है तो उसका रीज़न क्या है कि वो खुद उसका रीज़न नहीं है, बल्कि वो क्या है कि पश्चिमी जो वेस्टर्न विकसित पूंजीवादी देश है के द्वारा ऐतिहासिक शोषण, मतलब हमारा इतिहास में जो हिस्ट्री में उन्होंने शोषण किया वही हमारे इसका रीज़न है। तो इससे क्या होगा, एक तो डिपेंडेंसी आ गई और दूसरा क्या हुआ, हम अंडर डेवलप्ड और हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इमैनुअल वॉलरस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को देख सकते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, 3 भाग है। तो फर्स्ट क्या है, कोर है, इसमें कौन आ रहा है, यूएसए, यूके, वेस्टर्न यूरोप, मतलब वो सभी लोग जो जहाँ पे हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जो इनकम है, पर कैपिटल इनकम है वो बहुत ज़्यादा हाई है। दैट मीन्स मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात हो रही है, जो क्या है हमारे कोर में आ रहा है। उसके बाद सेमी पेरिफेरल अर्ध परिधि में क्या आ रहा है, मध्य स्तरीय औद्योगिक देश, जिसमें हम इंडिया आ जाता है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड चाइना वगैरह आ जाता है। ठीक है, उसके बाद पेरिफेरी परिधि, इसमें क्या होता है कि कच्चे माल और सस्ते श्रम का निर्यात करने वाले गरीब देश, जिसमें अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगेन हम देखें यहाँ पे बात करें तो ये क्या करते हैं कि ये कोर कंट्रीज क्या कर रही है, ये जो परिधि में बैठे हैं कंट्री जो अभी आज के डेट में बहुत ज़्यादा गरीब है, अंडर डेवलप्ड है, तो वहाँ उस देश के जो कच्चा माल है, सस्ते श्रम है, उसे क्या कर रही है, निर्यात कर रही है, अपने देश में लेके आ रही है, अपने देश में उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, कोर जो है वो पेरिफेरी परिधि का और ज़्यादा शोषण कर रही है, जिसके कारण ये परिधि जो देश गरीब है ऑलरेडी वो और गरीबी में जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ये सिद्धांत वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आई है, जैसे इमैनुअल वॉलरस्टीन ने दी है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इमैनुअल वॉलरस्टीन ने क्या दी है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी है जिसके 3 भाग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि की थ्योरीज टू रिमेंबर फॉर नेट। तो रॉयल प्रेविस जो है वो यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका टर्म्स ऑफ ट्रेड थीसिस दिया। उसके बाद सामीर अमीन, तो इन्होंने अनइक्वल डेवलपमेंट 1976 एक्यूमुलेशन ऑन वर्ल्ड स्केल की बात की है। ठीक है, उसके बाद कार्डोसो प्लेटो, इन्होंने क्या किया, डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका की बात की। तो इस तरीके से देख सकते हो।